एक रात जब घना अंधेरा छाया हुआ था और तेज हवाएं चल रही थीं, एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य से मिलकर उन्हें एक अद्भुत प्रस्ताव दिया। उसने कहा, महाराज, आपके सामने एक ऐसा कार्य है जिसे अब तक किसी ने नहीं किया। श्मशान भूमि के पुराने पीपल के पेड़ पर एक बेताल रहता है। वह साधारण प्रेत नहीं है, वह बुद्धिमान और चालाक है। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते, नहीं तो वह फुर्र से उड़कर वापस अपने पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह उस रात श्मशान की ओर चल पड़े, जहां केवल सन्नाटा था और रहस्यमयी आभा चारों ओर फैली हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक और भय था, लेकिन विक्रमादित्य के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बेताल की पहली कहानी जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर उठाया, बेताल हंस पड़ा और कहा, राजन, तुमने मुझे पकड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। इस प्रकार बेताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में एक प्रतापी राजा था जिसके दो बेटे थे, वीर और धर्म। दोनों ही राजकुमारों में जबरदस्त बहादुरी थी। एक दिन नगर में एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई। वहां एक विकराल राक्षस आ गया जो प्रतिदिन नगर के कुछ लोगों को मार डालता था। राजा ने घोषणा की कि जो इस राक्षस का वध करेगा उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। धर्म ने अपने बल से उस राक्षस का सामना किया, परंतु वह हार गया। फिर वीर ने अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रयोग करके राक्षस को मार गिराया। राजा ने वीर को उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन धर्म ने सोचा कि वीर ने उसे धोखा दिया और अपने पिता के निर्णय के खिलाफ जाकर वीर को मार दिया। यहां बेताल ने रुककर पूछा, राजन, बताओ, इस परिस्थिति में असली दोषी कौन है? धर्म, जिसने अपने भाई को मारा, या राजा, जिसने निर्णय लिया? राजा विक्रमादित्य का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचकर कहा, इस स्थिति में असली दोषी धर्म है। वीर ने नियमों का पालन करते हुए राक्षस का वध किया और उसने पिता के निर्णय का सम्मान किया, लेकिन धर्म ने अपने अहंकार और ईर्ष्या में आकर अपने भाई की हत्या की। इस प्रकार धर्म दोषी है। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और अपने जादुई बल से राजा के कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। राजा को फिर से उसे पकड़ना पड़ा। कहानी का प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राजेंद्र सिंह का राज्य था। राजा का हर कोई सम्मान करता था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन राजा के दरबार में एक बुरा मंत्री जिसका नाम था धीरज हमेशा उसके निर्णयों का विरोध करता था। धीरज के पास चालाकी और धोखेबाजी का असीम ज्ञान था और वह हमेशा अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए राजा को गलत सलाह देता था। राजेंद्र सिंह ने अपने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उन्होंने गांवों में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। प्रजा उनकी इन नीतियों से खुश थी और राजा की प्रशंसा करती थी, लेकिन धीरज को यह सब पसंद नहीं था। उसने राजा के सामने अपनी बात रखने का एक तरीका निकाला। धीरज ने राजा से कहा, महाराज, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं और हमारी सेना को मजबूत करें। केवल शक्ति से ही हम दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। राजा ने धीरज की बात सुनी, लेकिन वह जानता था कि उसकी योजनाओं में संतुलन होना चाहिए। राजा ने कहा, धीरज, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन हमें अपने लोगों की भलाई पर ध्यान देना होगा। जब हम अपनी प्रजा को खुश रखेंगे, तब हम अपनी शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे। उसने राजा को एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि राज्य में एक बड़ा संकट आ रहा है। उसने कहा कि दुश्मन आक्रमण की योजना बना रहे हैं और हमें तुरंत बड़ी मात्रा में धन और संसाधनों की आवश्यकता है। राजा ने धीरज पर विश्वास किया और राज्य के खजाने से धन निकालने का आदेश दिया। धीरज ने इस धन का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया और धीरे धीरे राजा की छवि को धूमिल करने की कोशिश करने लगा।